Hello friends, good morning. Welcome to our channel Important Topic Academy. हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जूनियर असिस्टेंट, वन दरोगा, वीडियो, उन सब की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में बने हुए हैं उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये हमारी बायोलॉजी का सेशन चल रहा है अभी, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग आज 61 से कंटिन्यू करेंगे और आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इन सब के एग्ज़ाम का पैटर्न समझ सकें, उनके क्वेश्चंस ऑफ लेवल समझ सकें और ये सभी एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा। तो हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जिससे अगर आपके इनके क्वेश्चंस के अराउंड में भी कोई क्वेश्चंस बनेगा उसको भी हम लोग टैकल कर पाए। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप लोग अपनी तैयारी अभी से बना के चलेंगे तो कंपटीशन इतना टफ है, तभी आप जाकर कहीं क्रैक कर पाएंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ हमें भी सब्सक्रिप्शन दे के जाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं अपना कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। 61 से कंटिन्यू करेंगे। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही जो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है। आंसर बी सी ए बी। प्रतिजन एंटीजन और जो एंटीबॉडी होते हैं, ये प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। वस्तुतः प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो हमारे एंटीजन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और बी। रुधिर के प्लाज्मा में एक अन्य प्रकार की प्रोटीन ग्लोबिटीन उपस्थित होती है, जिसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। आप थोड़ा इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, ये हिंदी थोड़ा टिपिकल है इनकी। एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक के आधार पर रुधिर को 4 समूह में विभक्त किया गया है। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टर ने की थी। इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है। सेकंड है रक्त समूह बी की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। और जो ए बी होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है फ्रेंड्स, इसीलिए सर्वग्राही रक्त समूह में आता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी फ्रेंड्स अपने से विपरीत जो होता है उसको ग्रुप ब्लड को आने नहीं देती है। अगर वो आ जाती है तो उसके साथ मिलके ब्लड क्लॉट कर देते हैं ये लोग, इसीलिए ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अगर इसमें एंटीबॉडी नहीं होती तो ये उसको पहचान ही नहीं पाती है कि दूसरे ब्लड ग्रुप को, तो किसी का भी ब्लड ग्रुप इसलिए ए बी वाला ले सकता है। और जो ओ होता है इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं, सबको दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको जीरो या ओ का नाम दिया गया है। तो ये एंटीबॉडी ए और बी किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि किसी के पास जाएगा तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये अलग रक्त समूह है, तो इसीलिए। तो 62 क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर बी सी। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जिसने खोज की थी वो कौन थे? विलियम हार्वे। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर या रक्त होता है। रुधिर तरल संवहनी संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन वाला कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तिलचट्टा, प्रोन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। और बंद वाला कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र रुधिर की बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। मनुष्य में ये हमारे में पाया जाता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मनुष्य में पाया जाता है। इसमें रुधिर पूरा एक दबाव के साथ रुधिर नलिकाओं में बहता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 63 रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, किस पे निर्भर करता है? तो इनमें से सभी पर। हृदय निर्गम, सिस्टोलिक बल, परिधीय प्रतिरोध। ये राजस्व निरीक्षक में आया हुआ है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में। रक्तचाप सामान्यतः सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम
परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। रक्तदाब, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर पर निर्भर करता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। 120 वाला जो हमारा ज़्यादा वाला होता है और हाई होता है, और 80 मिनिमम होता है हमारा। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आप लोग थोड़ा इनको इंग्लिश टर्म में याद करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश टर्म एक ही आती है जबकि हिंदी टर्म बदलती रहती है। सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर, प्रसरण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली एचजी, एचजी मीन्स पारा, जितना 120 मिली एचजी का प्रेशर पड़ता है फ्रेंड्स, ये उतना दाब हमारा ब्लड डालता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 मिली, जितना 80 मिलीग्राम पारा जितना दबाव प्रेशर बनाता है, इतना प्रेशर हमारा धमनियों में हमारा ये डायस्टोलिक प्रेशर बनाता है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसीलिए इसको 120 mg मिली और एचजी कहते हैं, और 80 मिली एचजी कहते हैं। चलिए, रक्तदाब को डॉक्टर स्पिग्नोमैनोमीटर से मापता है, इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट कर दिया जाता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो यहाँ से स्किप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को जरूर कंप्लीट देखिएगा। 64, रक्त का पीएच कितना होता है? तो आंसर भी सी। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, जिसकी उत्पत्ति शरीर की मेजोडर्म से होती है। कहाँ पे बनता है रुधिर, आप बताइए? हमारे बोन मैरो में बनता है, आरबीसी बोन मैरो में बनती है, और वहीं से उन्हीं से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी। एक औसत 70 किलोग्राम वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, ये जो शरीर के बाहर का 7 से 8% होता है। आयतन के अनुसार 1/13 भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर क्षारीय होता है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है ना, 7.4 हो गया इसकी पीएच वैल्यू, तो ये थोड़ा स्लाइटली 4 हो गया, बेस हो गया, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। रुधिर का पीएच ये फिर से रिपीट हो गया, 7.3 से 7.5 के बीच। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप समझ रहे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने आते हैं। एक ही क्वेश्चन कम से कम 4 परीक्षाओं में ये भी कंटिन्यू बैक टू बैक आ रहा है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7.4 ये है। रक्त क्या होता है? क्षारीय। ऊपर हम सब पढ़ के आए हैं एक्सप्लेनेशन। 68, मानव प्लीहा को नियंत्रित कौन करता है? ए, रक्त का आयतन। मानव प्लीहा स्प्लीन जो होती है, पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लसिका जो हमारी लिम्फ सिस्टम है ना, लिम्फ सिस्टम, उसका सबसे बड़ा जो ऑर्गन सिस्टम कौन है? प्लीहा, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण और भंडारण होता है। रक्त हमारे स्टोर होता है, और हमारा मनुष्य में प्लीहा रंग बैंगनी रंग का होता है। 69, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज। लाल रुधिराणु में स्थित प्रतिजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने मानव रक्त को 4 श्रेणियों में बांटा था, क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है ना, उसके ऊपर ही हमारे एंटीजन एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। इसका जीवन काल 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 5 दिन का। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है हमारे ब्लड में, और सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है। तो 70, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन कौन लेके जाता है फ्रेंड्स, आप बताइए? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इनमें से कोई नहीं। लोहित कोशिकाएं, और मेनली जो ब्लड को हमारा लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, जो हमारे आरबीसी के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। वो भी आरबीसी का आकार जो गोल, लंबा, बीच में चपटा होता है, और 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। 71, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? प्लाज्मा कितना % होता है? 55 to 60%। ये वीडियो में आया था फ्रेंड्स, आप देख लीजिए वीडियो का लेवल क्या होता है, आपको क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा की 55 से 60% मात्रा होती है, तथा शेष 40 to 45 रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल, शेष 10% भाग प्रोटीन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है।
72 रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। रक्त में एंटीजन नहीं होता जबकि दोनों एंटीबॉडी विद्यमान होते हैं। 73 मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है, कहाँ पर होता है? ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो प्लीहा स्प्लीन में स्टोर होता है हमारा ब्लड। प्लीहा या तिल्ली सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिस कारण इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। ये करता है आरबीसी की जो मृत्यु होती है ना, वो प्लीहा में ही जाकर होती है। इसीलिए इसको इनका कब्रगाह भी याद रखिएगा, कब्रगाह भी टर्म पूछ लिया जाता है। 74 मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के बाहर का कितना % होता है? ऊपर ही एक्सप्लेनेशन में सब कुछ पढ़ के आए थे हम लोग। 7%। वीडियो में आया हुआ ही ये क्वेश्चन है, ये लोअर पीसेस में आया था। एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के बाहर का 7 से 8% तथा आयतन का 1/13वां भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रक्त 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। 75 एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त को जो हमारी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? अभी ऊपर पढ़ा था 4.6 to 6.2 मिलियन होती है पर mm³। आरबीसी अथवा इरिथ्रोसाइट भी इनको कहते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं इन साइंटिफिक टर्म। और जो हमारी एक प्लेटलेट्स है उनको क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। साइट्स मीन्स फ्रेंड्स कोशिकाएं ही होता है। छोटी चपटी गोल उभयावतल वाली होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें जो हमारा होता है केंद्रक नहीं मिलता है। ऊँट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक मिलता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में इनकी संख्या 4.6 to 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनका जीवन काल 80 से 120 दिनों का होता है। 76 डैश में मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? ये फ्रेंड्स मंडी परिषद में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, मंडी परिषद 2019 में। आंसर में बी बायां। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं जो दायां और बायां अलिंद और दायां बायां नीले में विभाजित होते हैं। इस तरीके से 4 डिवाइड होते हैं। ये ऊपर होता है हमारा, इधर वाला बायां हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है। ऊपर जो हमारा एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। इधर अगर हमारा बायां है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये भी लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, राइट ये एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। और ये जो हमारा होता है सबसे मजबूत होता है फ्रेंड्स। हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष बायां नीला होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और फिर यही वेग से रुधिर को महाधमनी में भेजता है कि पूरे शरीर तक पहुंच जाए। सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगाता है ये हमारा लेफ्ट जो हमारा क्या होता है बायां नीला होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा गड़बड़ बता दिया है। ये इधर वाला जो होगा ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है। मतलब आप समझिए जैसे हमारे हाथ वाली पोजीशन होती है ना हमसे, उसी तरह वाली हमारी राइट और लेफ्ट वाली होती है। ये एट्रियम हो जाएगा, ये वेंट्रिकल हो जाएगा। और जो ये होता है सबसे मजबूत होता है क्योंकि यहाँ से तो ब्लड हमारा अशुद्ध ब्लड आता है यहाँ से, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो इससे आता है तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ से यह ब्लड हमारे शरीर में पूरे जो ऑर्टा होती है महाधमनी, पूरे शरीर को पंप किया जाता है। जब यहाँ से पंप किया जाएगा तो इस वाले पार्ट को पूरा फोर्स लगाना पड़ता है इसको पंप करने के लिए, ताकि वो हमारे पूरे बॉडी में अच्छे से फ्लो हो सके। तो इसीलिए ये सबसे मजबूत होती है, क्योंकि अगर ये वीक रहेगी तो ये फट जाएगी। 77 उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है। उपवास या व्रत के बाद रक्त शर्करा का स्तर जब 100 से 125 तक पहुंच जाए तो उस स्थिति को प्री डायबिटीज नाम से जाना जाता है। आंसर सी। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज़्यादा प्रतीत होने लगती है। प्री डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटीज मधुमेह तो नहीं होता है,
लेकिन इसके होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डायबिटीज होने से पहले के लक्षण या कारणों को प्री डायबिटीज कहा जाता है। 78, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? वो जो हमारी WBC की पूछा गया है इसमें, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। आंसर भी बी। 4.5 से 10,000। ये फ्रेंड्स ये हज़ार में है, आप मिलियन में मत काउंट कीजिएगा, जबकि RBC मिलियन में थी, इसीलिए RBC की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और सेकंड पे प्लेटलेट्स होती है और थर्ड पे होती है हमारी WBC, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है WBC का। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य संख्या लगभग 5 से 10,000 होती है। रक्त में जो होती है 5 से 10,000 होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इनका तो कार्यकाल वैसे होता है, पर ये तो वैसे भी मारी जाती हैं जब हमारा कोई बैक्टीरिया फिर वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, तो ये उसके साथ लड़ने का काम करती है, तो उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। श्वेत रक्त कण में हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये दिखने में श्वेत दिखाई, इसी वजह से सफ़ेद दिखाई देती है, इन्हीं का नाम वाइट है। WBC शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु को प्रवेश से रोकता है और शरीर में रोगी से रक्षा भी करता है। आकार और संरचना में अमीबा के आकार में केंद्रक में होता है। अमीबा की तरह पर ये एंगल में स्यूडोपोडिया बनाती है। ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक सेकेंड, जैसे ये हो गया, ये हमारी WBC हो गई, तो जब भी इसको वायरस, जैसे यहाँ पे वायरस है, तो ये अपने आप को इस तरीके से अपनी स्किन का ऐसे कवर बना देगी और इसको अपने अंदर ले लेगी और इसको मार देगी। ऐसे बनाती है और ऐसे मारती है। 79, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ब्लड क्लॉट होना जो होता है किसकी कमी से? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन फ्रेंड्स ये विटामिन के का ही नाम है, केमिकल नेम है ये विटामिन के का, इसीलिए, और आपने देखा होगा विटामिन के ब्लड क्लॉट के लिए सहायक होता है। यह हमारा व्यायाम प्रशिक्षक और युवा विकास अधिकारी में आया हुआ था। रक्त स्कंदन विकार फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है, की कमी के कारण होता है। रक्त स्कंदन रक्त की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह द्रव अवस्था से अर्ध ठोस बन जाता है। इसमें ब्लड जमने लगता है और वो लिक्विड फॉर्म में न रहकर वो सेमी ठोस हो जाता है और एक जमावड़ा या थक्का बना देता है। स्कंदन के लिए रक्त बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होती हैं सक्रिय होकर एक दूसरे चिपकने लगती हैं। जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं विटामिन की के प्रेजेंट में, वे लोग एक दूसरे चिपकने लगती हैं, जिससे ब्लड क्लॉट होने लगता है। साथ साथ फाइब्रिन भी जमा हो जाता है, जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ये इसके अंदर ठीक न हो तो घाव से रक्त बहता रहता है। जब हमारा घाव हो जाता है तो ब्लड क्लॉट अगर न हो तो हमारा घाव भी ठीक नहीं होगा और सारा ब्लड निकल जाएगा, वहीं ऑन द स्पॉट व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। प्राणी के लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग। 80, मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी कहाँ पे होती है? हृदय में। जो कोरोनरी धमनी होती है, मीन्स आप समझिए कि हृदय को भी तो ब्लड की जरूरत होगी ना, हृदय को भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी पार्टिकुलरली, अगर वो सभी को जंप कर रहा है तो कुछ ज़रूरत उसको भी होगी, और जो उसको जो ब्लड पहुंचाता है तो वह कोरोनरी धमनी होता है। हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को सही कार्य करने के लिए होती है। हृदय को उचित कार्य करने में सक्षम होने के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड की निरंतर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसको सप्लाई करने वाली रक्तवाहिका को कोरोनरी धमनी कहते हैं। ये धमनियाँ संकरी हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, परिणाम स्वरूप हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न होती है। 81, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, कौन सा पाया? लोह तो बिल्कुल पाया जाता है, आपने देखा होगा। तांबा, मैग्नीशियम सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में। क्रोमियम नहीं पाया जाता, ये हमारी मैक्रो एलिमेंट है। माइक्रो, ये हमारा माइक्रो। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। औसतन 70 किलोग्राम वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के बाहर का 7 से 8%। ये तो हम फ्रेंड पढ़ ही चुके हैं, इसको हम क्या ही पढ़े अब। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 82, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितना अधिक होता है? रक्त का भार, फिर से देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यही क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। 7 से 8% होता है, आबकारी में पूछा गया है। 83, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ फ्रेंड्स किससे संबंधित होता है? कैथ वर्ड जो होता है हमारे हार्ट से संबंधित होता है।
ये हमारा कार्डियोलॉजी भाग, कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होता है, तो ये हमारे वहाँ पे होती है कैथ लैब। कैथ लैब एक अस्पताल क्लिनिक में जांच कक्ष है जिसमें इमेजिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है और हार्ट की इमेजिंग उपकरण से हार्ट की जांच की जाती है। 84 ईसीजी का प्रयोग किस रोगियों के लिए निर्णय के लिए किया जाता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या कार्डियोग्राम हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो। ये ओके, ये मिल गया है यहीं पे आंसर विल बी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की जांच के लिए किया जाता है। हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 85 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? कौन करता है फ्रेंड्स? आंसर विल बी ए मेडुला ओब्लंगेटा, जो हमारे ब्रेन में होता है। मेडुला ओब्लंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क में जो आता है मेडुला ओब्लंगेटा आता है और सेरिबेलम आता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का कर्माकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन नियंत्रण करना है। जैसे कि हमारी जितनी भी इनवॉलेंटरी जो हमारी प्रोसेस चलती रहती है, अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती है, उन सबको जो कंट्रोल करता है ये हमारा मेडुला ओब्लंगेटा करता है। जैसे बीपी हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, जो हमारा श्वसन हो गया, जो हमारी हार्ट बीट हो गई एंड अदर जैसे भी हमारी एक्शंस होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। 86 ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? ऊर्जा किसकी फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी। जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली तथा ऊर्जा का उपभोग करने वाली क्रिया निरंतर चलती रहती है। एक पदार्थ ग्लूकोज में संचित ऊर्जा दूसरे पदार्थों का निर्माण होता है जिसका उपयोग कोशिका दूसरे कार्यों के लिए करती है। कोशिका में अस्थायी रूप से ऊर्जा संचय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के ऑक्सीजन द्वारा निष्कासित और ऊर्जा एडीपी और कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है। इस प्रकार श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अतः स्पष्ट है कि एटीपी एक पदार्थ से ऊर्जा लेकर दूसरे पदार्थ को ऊर्जा देकर मध्यस्थ का कार्य करती है। एटीपी क्या होती है? मीडिएटर का कार्य करती है, एक जगह से ऊर्जा लेती है दूसरी जगह ऊर्जा दे देती है। इसी कारण एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। तो होप सो आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये समझ आ रहा है, तो आप लोग हमें एक ज़रूर सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की, चाहे वो बुक्स की सहायता से हो, चाहे वो मटेरियल की सहायता से हो, या फिर वो वीडियोज़ की सहायता से हो, हम लोग अपनी फ्री एजुकेशन सहायता ज़रूर करेंगे। जिन भाइयों और बहनों को भी ज़रूरत होगी वो इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, और हमें इसके बदले में हमें एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन दीजिएगा, जिससे हमें भी खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में उत्पन्न होती है, एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? श्वसन। जीवधारियों में घटित होने वाली श्वसन क्रिया महत्वपूर्ण है। श्वसन के अंतर्गत गैसों का विनिमय तथा पाचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। 88 मनुष्य के उस अंग भाग को पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया संबंधित नहीं है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? कौन सा नहीं है? केशिका अस्तवक। देखिए हमारा जो प्लूरा होता है, जो हमारे फेफड़े के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, उसको प्लूरा कहते हैं। और जो एल्वियोली होती है, जो हमारे अंदर हमारे फेफड़े के अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, उनको एल्वियोली कहते हैं। आप इनको हिंदी टर्म मत याद रखिएगा, बहुत ही भयंकर है। और जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती है, ब्रोंकियोल्स जैसे हमारा फेफड़ा ऐसे आता है, एक सेकेंड में आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे हमारा लंग्स हो गया है, एक इधर वाला होता है, और यहाँ से हमारी आती है श्वास नली, और वो ऐसे जगह जगह बढ़ जाती है। उसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ये छोटी छोटी जो है एल्वियोली होती है, ये हमारी ब्रोंकाई होती हैं, और ये हमारी ट्रेकिया श्वास नली। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ये जो हमारी केशिका अस्तवक है, जो केशिका अस्तवक है, जो हमारी ये उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, जो किडनी का प्रमुख भाग है। केशिका अस्तवक कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो किडनी में नेफ्रॉन में प्रारंभ होता है। जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना किडनी के अंदर, ये उसमें स्थित होता है।
रक्त में मूत्र को अलग करने के लिए यही होता है पहले, इसकी प्रोसेस यही रक्त से मूत्र को अलग करता है। 89 आच्छादन अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को क्या कहा जाता है? आच्छादन किसको कहते हैं? आंसर बी ए, प्रस्वेदन को। 90 क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको छोटी वीडियो फ्रेंड्स इसीलिए कराती हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें और आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो। आप लोग थोड़ा साइड में रख के भी इन वीडियोज़ को देख के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियोज़ के बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा फोकस आपको कंटेंट देने का होता है जिससे आप लोग एक एक सेकंड का यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि मैं खुद विद्यार्थी हूँ तो मैं जानती हूँ कि समय की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो फ्रेंड्स चलिए आज अपना ये सेशन यहीं पे कर रोकते हैं। आपसे 90 क्वेश्चन से अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी से जल्दी इस कॉम्पिटिटिव लाइफ से बाहर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।